वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। तो आपके ह्यूमन बॉडी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, चाहे वह एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी या डिफेंस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस, एमपी एसआई या किसी भी स्टेट कांस्टेबल, एसआई, सीपीओ या किसी भी सीआईएसएफ, बीएसएफ, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आज का आपके लिए खास होने वाला है। यदि आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलने वाली है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा पहला स्लाइड है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो याद रखिएगा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और वयस्क मनुष्य में कितना होता है, तो याद रखिएगा 206। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 206 हड्डियां पाई जाती है। और नवजात जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं, उनमें हड्डियों की संख्या होती है 300। मनुष्य की खोपड़ी में, खोपड़ी की अगर बात करें तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो याद रखिएगा मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में 12 पसलियों के जोड़े होते हैं, 12 जोड़े पसलियां पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है फ्रेंड्स, तो मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, तो मनुष्य के जो जबड़े की अस्थि होती है, ठीक है, जो जबड़ा पाया जाता है, जबड़े की जो अस्थि होती है वो सबसे मजबूत अस्थि होती है। ठीक है, जो दांतों का एनामेल होता है ये सबसे प्रबल होता है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर पूछा जाए तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, या स्टेप्स भी बोलते हैं। स्टेपिस जो है ये कान की हड्डी होती है, ये मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो जो फीमर होती है, जो कि मानव शरीर के जांघ में पाई जाने वाली हड्डी है, तो ये फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ह्यूमरस अस्थि ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा मनुष्य की जो ऊपरी भुजा होती है, ठीक है, इस पर पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है ये संधारी होती है। ठीक है, संधारी होती है। ठीक है, मनुष्य में जो पैर की हड्डी पाई जाती है। अब पूछा जाएगा टिबिया नामक हड्डी ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में जो टिबिया नाम की हड्डी है ये टांग में पाई जाती है, मनुष्य के टांग में पाई जाती है टिबिया नाम की हड्डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो अभी हमने बताया जांघ की हड्डी, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फीमर, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, याद रखना है। अगला, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, तो दांतों में और हड्डियों में, दांतों में कैल्शियम और हड्डियों में फास्फोरस। तो दांतों एवं हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो याद रखना है कैल्शियम एवं फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर होती है, तो उसका कारण होता है कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसी कारण से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो है कमज़ोर होती है। ठीक है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो अस्थि जो होती हैं, हड्डियां होती हैं, इनमें कैल्शियम फास्फेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा फ्रेंड्स, कैल्शियम फास्फेट, इंपॉर्टेंट है। अस्थियों एवं पेशियों को, अस्थि में अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, अभी एमपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाले, जो आपस में जोड़ता है, उसको बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, टेंडन बोला जाता है। जो अस्थियों को पेशियों से आपस में जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो कितने दांत जो हैं दोबारा विकसित होते हैं, तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा फिर से टूटने के बाद विकसित होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य में पाचन का सबसे ज़्यादा भाग ये छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है, याद रखना है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में पाचन क्रिया जो है ये मुख से प्रारंभ होती है, ठीक है। मनुष्य के मुख से ही उसकी पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ये 32 फीट लंबी होती है लगभग। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन, जो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन ये किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन, स्टार्च को शर्करा में बदलता है कौन? टाइलिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये टाइलिन क्या है? मुख में पाया जाने वाला एंजाइम है। पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं होता है? तो कार्निया जो होती है। अच्छा, व्यक्ति जब नेत्रदान करता है तो किसका दान करता है? तो नेत्रदान के समय जो है वह कार्निया, आँख के किस भाग का दान करता है? तो कार्निया का दान करता है, ठीक है, जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होती है, ठीक है, याद रखना है। अगला, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक क्यों होते हैं? ठीक है, एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। जो जैविक रासायनिक क्रियाएं होती है उसके उत्प्रेरक का काम करते हैं कौन? अमीनो एंजाइम। जो एंजाइम होते हैं ये जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक का काम करते हैं, इसीलिए एंजाइम जो है बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध वाले प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। वो पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में छोटी आंत से स्मॉल इंटेस्टाइन से अवशोषित किए जाते हैं, याद रखना है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जवाब होगा टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव के आमाशय में, जो मानव का आमाशय है इसमें अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये यक्ष क्या होता है? ठीक है, भोजन के पाचन में सहायता करने वाला अम्ल क्या है ये जानना चाहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शार्ट में बोलते हैं HCl। ये HCl जो है भोजन के पाचन में सहायता करने वाला अम्ल है, ठीक है। तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। अगला, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण जो है ये छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है उदर से प्रारंभ होता है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ठीक है, तो पचे हुए भोजन में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनका चूषण कौन करता है? अवशोषण कौन करता है? तो यकृत। और यकृत में विटामिन ए संचित रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? पेप्सिन और रेनिन आपने सुना होगा, तो ये दोनों क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है, याद रखना है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, ठीक है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम कौन करता है? तो प्रोटीन को जो है पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम कौन करता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है पेप्सिन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे, पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है फ्रेंड्स? तो पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में फ़ोन आ गया था, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पित्त जो जमा होता है ये कहाँ पे जमा होता है? तो याद रखिएगा ये पित्ताशय में जमा होता है पित्त, ठीक है। पित्त रस का स्रावन कहाँ से होता है? तो पित्त रस जो है यकृत से पित्त रस होता है, ठीक है। जो लीवर होता है मनुष्य का, इसमें से पित्त रस का स्रावन होता है, ठीक है। तो पित्त जमा कहाँ होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है फ्रेंड्स, याद रखना है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का वर्क क्या होता है? ये वसा का पायसीकरण करता है, ठीक है फ्रेंड्स। पित्त जो है ये वसा का क्या करता है? पायसीकरण करता है, याद रखना है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका अध्ययन सबसे पहले स्टडी किसने किया था? तो विलियम हार्वे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने सबसे पहले। पेसमेकर का
संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से है, ये याद रखना है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है, ह्यूमन हार्ट से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? दिल की धड़कन। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो वही दिल की धड़कन या हृदय से है, याद रखना है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ये दिल की धड़कन किससे प्रारंभ होती है? तो पेसमेकर से। गति प्रेरक किससे संबंधित है? जो गति प्रेरक है ये भी हृदय से ही संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय जब व्यक्ति सोता है तो मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है ये घटता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर घट जाता है। ठीक है। रुधिर दबाव, जो रुधिर दाब होता है, ब्लड प्रेशर, इसको किससे मापते हैं? रुधिर दाब है ना, दबाव नहीं है। तो ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? रक्तदाब को किससे मापते हैं? रक्तदाब को किससे मापते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं ब्लड प्रेशर को। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जार्विक सेवन क्या है? तो ये कई बार पूछा गया है। जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कृत्रिम हृदय है जिसे मानव ने खुद बनाया है। मनुष्य के शरीर में आर्टिफिशियल हार्ट है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। ठीक है। अब कितना समय लगता है एक बार धड़कने में? तो एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितनी बार धड़कता है? तो हार्ट बीट स्वस्थ मनुष्य में 72 बार होती है। ठीक है, 1 मिनट में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो याद रखिएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर को मापने के लिए धमनी की जरूरत होती है। ठीक है, धमनी से मापा जाता है नाड़ी दर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है 120 mm व 80 mm होता है। कई बार इसको ऐसे देखा गया है 120/80 mm। ठीक है, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ये होता है 120 mm व 80 mm। ठीक है, याद रखना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? आप देखते हैं कि सांस बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार। सामान्य जीवन काल में अगर एक पूरे जीवन की बात कर दिया जाए तो मनुष्य का जो दिल है, ठीक है, हार्ट है, औसतन जो है 2 अरब बार धड़कता है। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है। अगला, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो हृदय का जो कार्य होता है वो पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। हृदय क्या करता है? पंपिंग करता है। ठीक है। शरीर की विशालतम धमनी क्या है? तो सबकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो याद रखिएगा, एरोटा। एरोटा जो है ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो उसके वजन का 7% रक्त पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में वजन का कितने परसेंट रक्त पाया जाता है? जितना भी वजन है उसका 7% रक्त पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। एक वयस्क व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो एक व्यक्ति के शरीर में, वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। मानव रुधिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव रुधिर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो है, पीएच पैमाना किसने दिया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है, पीएच पैमाना याद रखना है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पीएच मान कितना होता है रक्त का? तो 7.4 होता है। अगला, मानव शरीर में रुधिर बैंक, जो ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लड बैंक का कार्य करता है तिल्ली, या इसी को कई बार प्लीहा भी कहा जाता है। तो ब्लड बैंक का काम करता है प्लीहा, याद रखना है। ठीक है। अगला, मानव शरीर में मानव रक्त जो होता है, प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती? मानव रक्त प्लाज्मा जो पाया जाता है, और मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 91 से 92% होती है। ठीक है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन से है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ठीक है, रक्त में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है धातु? तो लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये तो चलिएगा। अगला, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रक्त का जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है,
ठीक है, ब्लड को क्लियरिफाई किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण, ब्लड का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे डायलिसिस कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन मतलब अर्थात लोहा, याद रखना है। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना यही हीमोग्लोबिन का कार्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी। आरबीसी का प्रमुख घटक होता है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं फुफ्फुस शिरा। शिरा क्या करती है? ये साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो शरीर के भीतर रक्त ना जमने का कारण है हिपेरिन। ठीक है, या कई बार इसका नाम हिपेरिन भी दिया देखा गया है। तो हिपेरिन जो है, इसके कारण मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है। ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर का ब्लड बैंक इसको कहा जाता है प्लीहा को, या कई बार इसका नाम तिल्ली भी देखा गया है। ठीक है, ये ब्लड बैंक है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो लाल रक्त कणिकाओं का नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट ये आरबीसी का नाम है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स, इनका अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ उत्पन्न होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन बैरो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अंग्रेजी से क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बोन बैरो। ठीक है, बोन बैरो में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, याद रखना है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आगे, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या अपने आप बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीसी की संख्या क्या करेगी? बढ़ेगी, याद रखना है। ठीक है, आगे, सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है, शरीर को रोगों से रक्षा कौन करती है? तो सफेद रक्त कणिकाएं। शरीर की जो व्हाइट ब्लड कर्पल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी, ये जो हैं शरीर को रोगों से रक्षा करती हैं। ठीक है, याद रखना है डब्ल्यूबीसी। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? सबसे ज़्यादा कौन सी किस्म पाई जाती है? तो इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या? न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने फ्रेंड्स? लैंड स्टीनर ने की थी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो जो रक्त समूह ए बी होता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो सर्वदाता समूह कहते हैं ओ को, और इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो ये इसका जवाब भी होगा वर्ग समूह ओ। ठीक है, ये सर्वदाता कहलाता है। और सर्वग्राही किसको बोलते हैं? तो ए बी को कहा जाता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो ये संक्रमण के विरुद्ध काम करती हैं। कौन? एंटीबॉडी, याद रखना है, ये संक्रमण के विरुद्ध काम करती हैं। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? तो आरएच फैक्टर का संबंध है बंदर से। ठीक है, आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? बंदर से है। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है आरएच प्लस पुरुष वाला और आरएच निगेटिव महिला वाला। ठीक है, ये विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, जिसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है पॉजिटिव पुरुष वाला और आरएच निगेटिव महिला वाला। ठीक है, एबी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है। सार्वत्रिक अर्थात ये सबसे ले सकता है रक्त। ठीक है, सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसमें रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ठीक है, एबी को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है। ठीक है, सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ठीक है, प्रतिपिंड का अभाव होता है, याद रखना है। आगे, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? तो रक्त समूह ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ठीक है, और सर्वग्राही किसको कहते हैं? तो ए बी को याद रखना है। ठीक है,
ओ समूह को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो ये केवल ओ से ले ही सकता है। ठीक है, दे सबको सकता है लेकिन लेगा सिर्फ ओ से। ठीक है, याद रखना, ओ समूह वाला सिर्फ ओ से ले सकता है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो मानव दिमाग में जो ह्यूमन ब्रेन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा बुद्धि किस में पाई जाती है? तो सेरेब्रम वाले पार्ट में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? सेरेब्रम का संबंध है ब्रेन से। ठीक है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क जो है ये मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं जो होती हैं इनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। ठीक है, ये पुनः से निर्माण नहीं कर सकती। ठीक है, आगे, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन होती है? क्रियात्मक इकाई कौन होती है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र की सबसे क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछा जाए तो न्यूरॉन आपका जवाब होगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो याद रखिएगा 31। ठीक है, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मनुष्य में मेरुदंड से। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में, या कशेरुक रज्जु में क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, याद रखना है। श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है? तो जो श्वसन की क्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो कोशिका का पावर हाउस भी इसे कहा जाता है। यहाँ श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगला, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? जब बाहर वायु निकालते हैं ना, बाहर नाक से बाहर ऑक्सीजन निकलती है, तो उसमें ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? 16%। याद रखिएगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण करते हैं? कितने अणु ग्लूकोज के दौरान ATP का निर्माण करते हैं? ATP का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एमिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें ATP का 38 ATP अणु का निर्माण होता है। याद रखना है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? तो 38 अणु ATP का निर्माण होता है। याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार सांस लेता है। इंपॉर्टेंट है। अगला, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन को जो है ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे कोशिका का पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है, आगे, क्रेब्स चक्र, जो क्रेब्स चक्र है में किसका संश्लेषण होता है? तो याद रखिएगा पाइरूबिक एसिड का, पाइरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है जब क्रेब्स चक्र में। ठीक है, याद रखना है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एक होता है आक्षी श्वसन, दूसरा होता है अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड ये दूध में पाया जाने वाला एसिड है। ठीक है, याद रखना है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है यूरिया। ठीक है, यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला उर्वरक है कौन? तो यूरिया। याद रखना है। स्तनधारी इससे यूरिया बनाते हैं, तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत के द्वारा। ठीक है, यूरिया का निर्माण किससे होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा यूरिया का निर्माण होता है यकृत से। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। और सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो कौन सी है? सबसे बड़ी है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बड़ी कौन सी है? तो बड़ी है कौन? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और सबसे छोटी है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें से वृद्धि हार्मोन भी स्रावित होते हैं। याद रखना, वृद्धि हार्मोन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होते हैं। याद रखना है। अगला,
मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। ठीक है, यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है मूत्र में, इसी कारण से इसका रंग पीला होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी की कार्यात्मक इकाई अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो याद रखिएगा किडनी की कार्यात्मक इकाई ये नेफ्रॉन होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो यूरिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है मानव मूत्र में, और यूरिया कितना होता है? 46% मात्रा पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर में 46% मात्रा यूरिया का पाया जाता है। अपोहन डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये वृक्क की क्रिया होती है, किडनी की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, इसका यूज होता है। मानव वृक्क अस्मरी में, मानव वृक्क जो अस्मरी में पाया जाता है, पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। ठीक है, मानव वृक्क में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे, हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? हेनले लूप जो है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से कौन संबंधित है? तो हेनले लूप संबंधित है। सामान्यतः निषेचन होता है, ये निषेचन का काम होता है डिंब वाहिनी नली में। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। डिंब वाहिनी नली में क्या होता है? निषेचन होता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो गर्भाशय में भ्रूण तैयार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, ठीक है, वो किस संरचना द्वारा उनको पोषण मिलता है? तो पोषण उनका होता है प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? प्लेसेंटा द्वारा। इंपॉर्टेंट है। आगे, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? कौन से द्रव में तैरता रहता है? मानव भ्रूण जो है ये आम्नी वाटिक द्रव पाया जाता है। ठीक है, आम्नी वाटिक द्रव में तैरता रहता है। दो युग्मकों के संयोजन को क्या बोलते हैं? तो दो युग्मकों का संयोजन निषेचन कहलाता है। क्या फ्रेंड्स? निषेचन। अगला, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड वेव जो होता है उसका यूज करते हैं गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी कि कितना विकसित हुआ है। ठीक है, इसके लिए अल्ट्रासाउंड। ठीक है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक औषधियाँ जो ली जाती है, गोलियां यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है, इसमें किसका निरोध करते हैं? तो अंडोत्सर्जन का निरोध करते हैं। ये क्या करते हैं? अंडोत्सर्जन का निरोध करते हैं। ठीक है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र के कारण होता है? तो बच्चों का लिंग निर्धारण जो है ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं फ्रेंड्स, 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में गर्भकाल होता है ये 9 महीने का होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चा पेट से बाहर निकलता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा स्त्रियों की नसबंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या? स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम परखनली शिशु कौन था? तो प्रथम परखनली शिशु था, उसका नाम था लुइस। ठीक है, याद रखिएगा। एंटियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को बताता है। ठीक है, एंटियोसेंटोसिस ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो भ्रूण के लिंग को बताती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। भ्रूण के लिंग को कौन बताता है? तो एंटियोसेंटोसिस। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ठीक है, ग्रंथि वाहिनी विहीन है, अर्थात इसमें ग्रंथि वाहिनी नहीं पाया जाता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, याद रखना। अगला, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को क्या कहते हैं? तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को बोलते हैं हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको बोलते हैं वाहिनी विहीन ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? तो वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। अगला, इसके बाद मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो ये बहुत सिंपल है, अभी पहले ही बता चुके हैं, पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि ही ये सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है ये भी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में पाई जाती है, ह्यूमन मस्तिष्क में, ब्रेन में पाई जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गाय और भैंस इनके थनों में क्या करते हैं? दूध उतारने के लिए कई बार हार्मोन की सुई लगाते हैं।
तो कौन सा हार्मोन होता है, तो वो ऑक्सीटोसिन होता है। कौन सा फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, इसके पहले ही हमने बता दिया कि वृद्धि हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो ऑक्सीटोसिन भी पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होते हैं। जैसे वृद्धि हार्मोन है, ऐसे ही पीयूष ग्रंथि से, ये पीयूष ग्रंथि को इसीलिए मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ऑक्सीटोसिन भी यहीं से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर पीयूष ग्रंथि से बहुत ज़्यादा हार्मोन निकलने लग जाए तो अपने बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, शरीर पर, शरीर में असंतुलित विकास होता है, फिर असंतुलित विकास होता है शरीर में, ठीक है, याद रखना है। किसकी कुंज क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, तो अवटु ग्रंथि के कारण ये मानव शरीर में क्या होता है, कुंज क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। अगला, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो पीनियल ग्रंथि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाएगा चल जाएगा, लेकिन इसको मत भूलिएगा, ठीक है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल ग्रंथि, कई बार पूछा गया है। अगला, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा अवटु, या इसी को बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, ये अवटु ग्रंथि जो आया था फ्रेंड्स, इसकी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि मतलब थायराइड ग्रंथि, याद रखना है, ठीक है। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमने पहले ही बता दिया था, थायराइड ग्रंथि, कंफ्यूज मत होइएगा। मादा जनन हार्मोन क्या है, तो मादा जनन हार्मोन यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं रखे है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। आगे, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है, तो नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टास्टेरोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टास्टेरोन याद रखना है। टेस्टास्टेरोन जो है ये नर लैंगिक हार्मोन होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ पे होता है, तो ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा होता है। एस्ट्रोजन जो है ये बहते हैं किसके द्वारा, ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो लड़ो उड़ो हार्मोन जो हमेशा एक्टिव रहता है, ठीक है, यह हार्मोन होता है एड्रीनेलिन। कौन सा फ्रेंड्स, एड्रीनेलिन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो रक्तचाप का नियंत्रण याद रखिएगा अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। किससे फ्रेंड्स, अधिवृक्क ग्रंथि से जो है ये रक्तचाप का नियंत्रण होता है। आगे, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और एमपी पुलिस की अगर बात करें तो 10-10 क्वेश्चन यहाँ से बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है, तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है बॉडी में, बताइए, मधुमेह रोग हो जाता है। क्या फ्रेंड्स, व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से, ठीक है, याद रखना है। अगला, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाया जाता है, तो थायराइड ग्रंथि ये अपने गले में पाई जाती है, ठीक है, थ्रोट में। इंसुलिन उत्पादित होता है पेंक्रियाज के द्वारा। इंसुलिन किससे उत्पादित होता है, तो पेंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। किसने फ्रेंड्स, बैटिंग एवं बेस्ट ने किसने की थी, इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं, तो पूछा जाए अगर इंसुलिन का स्राव कौन करते हैं, तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। ये कहाँ स्थित होते हैं, तो ये अग्नाशय में स्थित होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अग्नाशय में स्थित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है, तो मनुष्य का शरीर का जो जबड़ा होता है, दांतों का एनोमल होता है, ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, शक्तिशाली पेशी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, तो थकान महसूस कब होती है, जब लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है तब, ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण थकान महसूस होता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो कॉर्निया का व्यक्ति दान करता है, ये कई बार बता चुके हैं। और प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, आँख के किस भाग पर, तो प्रकाश के रंग की अगर बात करें तो ये आइरिस, ठीक है, आइरिस जो है, आइरिस के कारण प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है। मनुष्य की आंख में कौन सा भाग है, तो आइरिस कहलाता है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। अगला, आइरिस अगर फिर से आ गया, आइरिस का क्या कार्य है, तो आइरिस क्या करता है, आइरिस जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है, पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो ये आइरिस ही होता है।
हरि वंचित है ऐच्छिक पेशी से। ठीक है, हरि वंचित किससे होता है? ऐच्छिक पेशी से। ठीक है, अगला, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर। जो पैर का तलवा पाया जाता है ना फ्रेंड्स, उस पर तलवे पर जो है मनुष्य में त्वचा सबसे ज़्यादा मोटी पाई जाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो चमड़ा। ठीक है, जो बॉडी का स्किन है ना, चमड़ा पाया जाता है, ये सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, त्वचा का रंग मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ऊपरी सतह जो इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या फ्रेंड्स? एपिडर्मिस, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन होता है? तो एनामिल जो है, ये कशेरुक जंतु जो पाए जाते हैं, इनके सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनामिल। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है जो लीवर है, यकृत है। ठीक है, जिसमें विटामिन ए संचित रहता है, यही जो है पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, जो मनुष्य का ब्रेन है, इसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, इसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सब कुछ ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन ब्रेन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो याद रखिएगा, मनुष्य की आंसू में जिससे जीवाणु मर जाते हैं, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिससे जीवाणु जो है मर जाते हैं, इसे लाइसोजाइम पाया जाता है। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? किसी प्राणी के शरीर में, कोई भी प्राणी है, उसके शरीर में सबसे ज़्यादा उसके भार का अधिकांश भाग होता है जल, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 70% जल ही तो पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, अगला, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? तो एमिनो एसिड की संख्या होती है 20। ठीक है, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो याद रखिएगा, मायोग्लोबिन में कॉपर जो होती है, Cu, अर्थात Cu तांबा धातु पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये Cu है। ठीक है, कॉपर धातु पाई जाती है मायोग्लोबिन में। ठीक है, कौन सी धातु पाई जाती है? तो तांबा, याद रखना है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है। ठीक है, तो एक वयस्क पुरुष के लिए कौन सा सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है? इसको बोलते हैं ग्राम में 14.5 ग्राम। क्या? 14.5 ग्राम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? याद रखिएगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस है ना फ्रेंड्स। 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। ठीक है, याद रखना है। किस शरीर प्रक्रम से प्रोथ्राम्बिन का संबंध होता है? प्रोथ्राम्बिन का रिलेशन किससे होता है? तो ब्लड, रक्त जमाव जो होता है ना बॉडी के अंदर, इससे प्रोथ्राम्बिन का संबंध होता है। ठीक है, ये किससे संबंधित होता है? प्रोथ्राम्बिन जो है रक्त जमाव से संबंधित होता है। कंडरा, टेंडन क्या करता है? अभी हमने बताया था, ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है, इसी को टेंडन बोलते हैं। ठीक है, पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है टेंडन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जो है ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो पाई जाती है, एड्रेनेलिन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एड्रेनेलिन भी बोलते हैं। तो इसका संबंध किससे है? शरीर की उत्तेजना से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, आदमी के कष्ट के किस भाग को अवर्टू ऊर्ध्वम अर्थात एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड उपस्थि को। किसको फ्रेंड्स? थायराइड उपस्थि को, याद रखना है। अगला, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ये इंपॉर्टेंट है। मानव का मस्तिष्क जो है लगभग 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। ठीक है, कौन सी? उरु अस्थि, याद रखना है। अगला, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त जमने में क्या इंपॉर्टेंट होता है? कैल्शियम, Ca। ठीक है, मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, ये 80 से 100 mg होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन फिर भी 80 से 100 mg कहीं भी आ सकता है। ठीक है, याद रखना है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है। अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आरबीसी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। आरबीसी जो है ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो 140 से 180 mg कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की संख्या या त्रिज्या कम हो जाए तो याद रखिएगा उसका रक्तदाब जो है, ब्लड प्रेशर, ये बढ़ेगा। क्या फ्रेंड्स? बढ़ेगा, याद रखना है। अगला, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो याद रखिएगा मानव शरीर में दीर्घ अस्थि में, इंपॉर्टेंट है, दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। क्या फ्रेंड्स? लसिका कोशिकाएं। मधुसूदनी अंतस्रावन एक पेप्टाइड है। ये क्या है? एक पेप्टाइड है, याद रखना है। ठीक है, अगला, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां जो होती है, पैरों में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। टांग में तो टिबिया हड्डी, ठीक है, या पैरों में एक फिबुला पाया जाता है, दूसरा टिबिया। ठीक है, पैरों की हड्डियां हैं ये दोनों। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस। ठीक है, गर्भाशय के संबंध किससे होता है? यूट्रस से होता है, याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन की अधिकता बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, अधिकता बंधुता किसके लिए होती है? तो ये ऑक्सीजन के लिए होती है, हीमोग्लोबिन की। ठीक है, याद रखना। मानव त्वचा का रंग, ये तो पहले ही बता दिया हमने, मेलानिन से बनता है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां जो पाई जाती हैं मूलतः किससे संबंधित होती हैं? श्वेत ग्रंथियां जो है स्तनपाई में, ये ताप नियमन से संबंधित होते हैं। किससे फ्रेंड्स? ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 4 कक्ष पाए जाते हैं मानव हृदय में, याद रखना है। अगला, सर्वग्राही कौन सा होता है? तो ए बी होता है। और सर्वदाता ओ, सर्वदाता को याद रखना है ओ। ठीक है, अगला, मानव के WBC का व्यास कितना होता है? तो WBC का व्यास जो है 0.007 mm होता है। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है, ये इसका काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये हीमोग्लोबिन का काम है, पहले ही बता चुके हैं। जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? तो ब्लड प्रेशर, याद रखिएगा, वृद्ध होने पर ब्लड प्रेशर ये घटता है। ठीक है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना होती है? तो ये बृहदांत्र होती है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा श्वसन का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने पूरे के क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। ठीक है, कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो डेली अपडेट किए जाते हैं जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।